हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एंड रियल। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं बहुत ही खास है, जो कि रियल पर्पस से जुड़ा हुआ है। आज की दुनिया में इस पूरे वर्ल्ड को सिर्फ एक ही चीज़ से ज़्यादा मतलब है, वो है इकोनॉमी। इस कंट्री की इकोनॉमी जितनी बेहतर होती है उसको इंटरनेशनल लेवल पे उतना ही रिस्पेक्ट मिलता है, वैल्यू मिलता है और उसी की बातचीत होती है। यदि आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूएनओ के जितने भी मेंबर्स हैं जिनको वीटो पावर मिला हुआ है, उन सबको देखिए कि वो सारी की सारी कंट्री एक वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन सबका एक ही मेन पर्पज़ है, कुछ भी करो लेकिन डेवलप्ड कंट्री बनो। डेवलपमेंट बनने के लिए आपको सबको पता है कि इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं होगी तब तक कोई भी कंट्री एक बेहतर डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएगी। और इकोनॉमी को जज करता है सीधा सीधा ट्रेड पॉलिसीज़ और ट्रेड के पैटर्न। ट्रेड ही है जो इकोनॉमी को बहुत जल्दी गिराता और बढ़ाता है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ये प्रोडक्शन कितना भी अच्छा हो लेकिन ट्रेड यदि अच्छा ना हो तो चीज़ें बिगड़ जाती। तो जीडीपी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड। ट्रेड एक तरह से जीडीपी को काफ़ी हद तक जज करता है, पर कैपिटा इनकम को जज करता है। इन सारी चीज़ों को यदि कंबाइंडली देखें तो एक कंट्री की डेवलपिंग से डेवलप्ड होने की जो रेस है उसमें एक बहुत बड़े जंपर का काम करता है ट्रेड। हर कंट्री की अपनी पर्सनल ट्रेड पॉलिसीज होती है और ट्रेड पॉलिसीज ही काफ़ी हद तक इस बात को डिपेंड करती है कि वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आप सबको पता है कि वर्ल्ड में चाइना काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो ट्रेड एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन वर्ल्ड के ट्रेड की बात करें तो वर्ल्ड के ट्रेड को कौन रेगुलेट करता है, कौन है जो सबके ट्रेड को ध्यान रखता है और ट्रेड से रिलेट करते हुए जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको रिव्यू करता है। तो आज हम उसी इंस्टीट्यूट की बात करने वाले हैं जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का लोगो आप देख सकते हो, जहाँ पर रेड, ब्लू और ग्रीन लाइन को एक स्पेरिकल वे में जनरेट किया गया है, जो ये जनरेट करता है कि हम पूरे ग्लोब को कवर कर रहे हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। और ये जो तीन कलर हैं वो बेसिकली सब्सिडीज़ के कलर हैं जो WTO जनरेट करता है। एस्टेब्लिशमेंट की यदि बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की जो स्थापना हुई वो हुई 1 जनवरी 1995 को, और इसकी शुरुआत की गई मरकस एग्रीमेंट से। मोरक्को में हुए मरकस एग्रीमेंट में, मरकस एक जगह है जो मोरक्को में है, वहाँ पर एक एग्रीमेंट लॉन्च किया गया और वहाँ पर बात की गई कि ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को लाया जाना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड के व्यापार को, ट्रेड को कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे रिजॉल्व करेगा, और सबसे ज़रूरी चीज़ उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो किसी भी कंट्री को कुछ कहे या बताए या कोई डिसीजन ले तो कंट्री उसको माने। क्योंकि अब तक ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो कंट्रीज़ को कंट्रोल कर सके। तो WTO की बहुत बड़ी डिमांड निकली और 15 अप्रैल 1994 को मरकस एग्रीमेंट हुआ जिसमें इस बारे में बातचीत की गई। ये बातचीत आगे बढ़ी और ये बातचीत होते होते 1 जनवरी 1995 को ऑफिशियली WTO को एस्टेब्लिश कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश कर दिया गया, विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आ चुका है। ये रिप्लेसमेंट था GATT का, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। देखिए बात सिंपल सी है, WTO से पहले GATT काम करता था जो कि एक बेसिक एग्रीमेंट था जो कुछ कंट्रीज़ ने मिलके साइन किया था, लेकिन इसके पास इतनी पावर्स नहीं थी और ये इतना कैपेबल नहीं था कि पूरे इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल कर सके। इसलिए WTO का अस्तित्व आया और GATT हमेशा राउंड्स करता था, दौरा करता था और उसके राउंड से ही डिसाइड होता था कि आगे क्या करना है। तो GATT का 8वां राउंड था, उरुग्वे राउंड, जहां ये महसूस हुआ कि WTO लाना चाहिए, कोई ऐसा ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी लाना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को कंट्रोल करे, पूरी कंट्रीज उसकी बात माने और वो रिव्यू करता रहे कि हर कंट्री की पॉलिसी को। तो इसलिए फाइनली WTO को लाने में 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा अहम रोल है। पहला है GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। GATT था, उसका 8वां राउंड हुआ, 8वां दौरा हुआ जिसे उरुग्वे राउंड कहते हैं। उरुग्वे राउंड में इस बात की चर्चा की गई और ज़रूरत को महसूस किया गया। फिर हुआ मरकस एग्रीमेंट जो कि मोरक्को में हुआ और वहाँ पर ऑफिशियली बात कर दी गई कि हाँ लाना ही है, कंट्रीज मान गई और 123 मेंबर कंट्रीज पे सहमत हुए। और ये बात बढ़ते बढ़ते 1 जनवरी 1995 को ऑफिशियली WTO एस्टेब्लिश कर दिया गया, विश्व व्यापार संगठन का अस्तित्व हो चुका था। हेडक्वार्टर की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। दुनिया का सबसे खूबसूरत प्लेस जिसे हेवन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, हेवन ऑफ अर्थ भी कहते हैं। WTO का आप देख सकते हो बहुत अच्छा सा हेडक्वार्टर है।
मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो देखिए, जब इसको स्टार्ट किया गया तब WTO में 128 मेंबर कंट्रीज़ थी जिन्होंने साइन की थी। वर्तमान में इसमें टोटल 164 मेंबर कंट्रीज़ हो चुकी हैं। ऑब्जर्वर कंट्री की बात करें तो यहाँ 25 ऑब्जर्वर कंट्री है। ऑब्जर्वर कंट्री का सेंस क्या होता है? देखिए, ऑब्जर्वर कंट्रीज और मेंबर कंट्रीज में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ऑब्जर्वर कंट्री को किसी भी प्रकार के डिसीजन लेने का अधिकार नहीं होता है। ऑब्जर्वर कंट्री सिर्फ मीटिंग्स में बैठती है, ऑब्जर्व करती है और कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता, किसी तरह के वोट लेने का अधिकार नहीं होता। इनको सिर्फ ये अधिकार होता है कि आओ, बैठो और देखो। यदि ज़रूरत पड़े और मेंबर कंट्री की डिमांड करें तो ये अपनी राय वहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह के डिसीजन में या किसी भी तरह के मुद्दे पर इनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं होता, अपनी राय देने का अधिकार नहीं होता। यदि मांगे जाए तो ये देंगे, अदरवाइज ये सिर्फ बैठकर एक दर्शक की तरह पूरी प्रोसेस को देखते हैं। लास्ट कंट्री जिसे ऐड किया गया उसका नाम है अफ़गानिस्तान। 19 जुलाई 2016 को अफ़गानिस्तान को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ले लिया गया एज ए मेंबर कंट्री, और ये आखिरी मेंबर कंट्रीज थी जिसे लिया गया था रिसेंटली, और टोटल 164 मेंबर बन चुके थे। अफ़गानिस्तान की वर्तमान हालत देखिए तो बहुत ही खस्ता है, तालिबान ने उस पर कब्जा कर रखा है। तो अफ़गानिस्तान हमेशा से ही काफ़ी वीक था और व्यापार में अफ़गानिस्तान की काफ़ी बुरी हालत है। लेकिन इंडिया में आने वाला जितना भी वेजिटेबल ऑयल है वो, और जितना भी जो आलमंड्स वगैरह हैं, उनमें काफ़ी हद तक अफ़गानिस्तान का काफ़ी बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है ट्रेड का। तो तालिबान की वजह से इंडिया के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें बहुत बड़ा रोल पड़ा है और उनकी प्राइस काफ़ी बढ़ी है। आपने देखा होगा कि वेजिटेबल ऑयल की प्राइस काफ़ी बढ़ गई है। तो एक ट्रेड का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कंट्री के किसी भी तरह के चेंजेस पर। लैंग्वेज और स्टाफ की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर 3 हैं, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। और वर्तमान में यदि स्टाफ की बात करें तो टोटल 640 लोग हैं जो स्टाफ मेंबर यहाँ पर। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल की बात करें तो पहले डायरेक्टर जनरल थे पीटर सुथारलैंड, जो कि आयरलैंड के थे। पीटर सुथारलैंड पहले डायरेक्टर जनरल बने 1995 में। जिनका डायरेक्टर जनरल की बात करें तो डायरेक्टर जनरल मुख्य सचिव होता है WTO का, और ये हर 4 साल के लिए चुना जाता है। वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल बने हैं वो फीमेल हैं, नाम है नगोजी ओकोंजो-इवेला। नगोजी ओकोंजो-इवेला जो कि नाइजीरियन है, और 1 मार्च 2021 को इन्होंने अपना पद संभाला है, इन्होंने अपनी सीट कंजर्व की है। बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में करंट जनरल में डायरेक्टर जनरल कौन है WTO के, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के मुख्य सचिव कौन है। तो नाम है नगोजी ओकोंजो-इवेला जो कि नाइजीरियन है, और मार्च 2021 में इन्होंने अपनी पद संभाला है, पोस्ट एक्सेप्ट की है। बजट की बात करें तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझना चाहिए कि 2021 का बजट अभी तक जो लॉन्च नहीं किया गया, बताया नहीं गया है। 2020 का बजट था 220 मिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर, 220 मिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर। वर्तमान में 2020 का यहाँ पर बजट जारी किया गया है। जनरली जो भी यहाँ पर लेन देन होता है वो ज़्यादातर स्विस फ्रैंक में होता है, स्विस फ्रैंक में यहाँ पर ज़्यादातर लेन देन होता है, लेकिन USD में सब कुछ बताया जाता है, इसलिए 220 मिलियन डॉलर यहाँ पर 2020 का बजट जारी किया गया है। और वो कंट्री जो सबसे ज़्यादा WTO को बजट पेश करती है या बजट देती है, कंट्रीब्यूशन करती है, वो है USA, सबसे ज़्यादा 12% के आसपास देती है। चाइना 10%, जर्मनी 7% और जापान 4%। और रिसेंटली यदि आप देखो तो 2020 में इंडिया ने दिया है 33 करोड़ रुपए। 33 करोड़ रुपए इंडिया ने WTO को एक बजट के तौर पे दिया है। यहाँ पर किसी कंट्री को कोई बाउंडेशन नहीं होती कि वो कितना कंट्रीब्यूशन करती है, लेकिन एक चीज़ होती है कि जो कंट्रीज WTO के किसी भी प्रोसेस में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है वो जनरली बजट सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करती है, देती है। और आप भी जानते हो कि किसी भी मीटिंग में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो जितना पैसा लगाएगा उसका बोलबाला उतना ही होता है। लेकिन WTO में थोड़ी खास बात ये है कि WTO कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक है, मतलब यहाँ पर जो भी डिसीजन मेकिंग होते हैं उसमें हर कंट्रीज़ को इक्वल दर्जा दिया गया। यहाँ पर कोई वीटो पावर नहीं होता, और यहाँ पर ऐसा भी नहीं होता कि यदि आप ज़्यादा बजट दे रहे हो तो आपकी सुनी चाहिए या आपके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ में चेंजेस की जाएंगी। यहाँ पर सबको इक्वली दर्जा दिया गया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि डेमोक्रेटिक फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करने वाला ये एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड की 99% GDP को कंट्रोल करता है और लगभग 90% पॉपुलेशन लेके रखता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो WTO के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते कि WTO के स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है, बट हम बात करते हैं इसके बारे में।
WTO जो है उसके 3 पार्ट है। पहला है जनरल काउंसिल। देखो जनरल काउंसिल जो बेसिकली काम करता है, जितने भी गुड्स होते हैं, सर्विसेज होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, या जितने भी डिस्प्यूट्स रिलेटेड मामले होते हैं, उन सब में निगोसिएशन, मतलब किसी भी तरह की मीटिंग करना, मिनिस्ट्रियल मीटिंग करना, ये सब कॉन्फ्रेंस जो भी होती है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हर 2 साल में होती है, वो सब कराने का काम जनरल काउंसिल का होता है। ये WTO का सबसे बड़ा पार्ट है और यही सब कुछ कंट्रोल करता है। दूसरा है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का सीधा सीधा मतलब है, मान लो इंडिया और चाइना में किसी भी चीज़ को लेकर के कोई मुद्दा हो गया, तो ये मुद्दा यदि बहुत बड़ा होता है और दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे से बातचीत करके मामले को सोल्व नहीं कर पाते, तो WTO आता है और इसके बीच में डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी इसमें बात करती है। वो शुरुआत से लेकर अब तक के जितने भी ट्रेड रिलेटेड इनके बीच में समझौते हुए हैं, एग्रीमेंट हुए हैं, किसी भी तरह की पॉलिसीज हुए हैं, उन सबको अच्छे से रिव्यू करती है और फिर इनके बीच में समझौते के तौर पे अपनी एडवाइस प्रोवाइड करती है। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का सीधा सीधा मतलब है कि समझाकर बुझाकर या किसी भी तरह की बाउंडेशन में लेकर WTO को इन्होंने डिस्प्यूट करना है, डिस्प्यूट को सेटलमेंट करना है, कंप्लीटली मामला शांत करना है। नंबर 3 पे आती है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि जितनी भी ट्रेड है उसकी पॉलिसी को रिव्यू करना है। देखिए WTO की खास बात यह है कि WTO ने ये सीधे सीधे आदेश जारी कर रखा है कि हर कंट्री की अपनी पॉलिसी होती है। हम ये मानते हैं कि हर कंट्री व्यापार जो भी करेगी वो अपने हिसाब से करेगी, क्योंकि हर कंट्री की अलग डिमांड है, अलग प्रोडक्शन है, अलग मार्केट है, हर चीज़ अलग है। लेकिन जो भी वो ट्रेड करेगी उसकी पॉलिसी का ब्यौरा, उसकी पॉलिसी के बारे में WTO को बताना ही पड़ेगा। WTO के पास हर साल हर कंट्री अपनी ट्रेड से रिलेट करते हुए जितनी भी वो पॉलिसी बनाते हैं या परिवर्तन लाते हैं या पॉलिसी में किसी तरह का चेंज या अपडेशन होता है, वो WTO को भेजा जाता है। अब WTO उसको अच्छे से रिव्यू करती है कि ये हमारे द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अंडर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं कर रहे जिससे इंटरनेशनल मार्केट को किसी तरह का लॉस हो या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे या व्यापार में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो इस चीज़ का काम ट्रेड रिलेटेड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी का रहता है। जनरल काउंसिल की बात करें तो जनरल काउंसिल 4 तरह के पार्ट्स या सब्सिडरी बॉडी रहती है। इसके 4 मुख्य भाग हैं। पहला काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, मतलब क्या है, जितने भी सामान हैं, जो भी चाहे चावल, दाल, चीनी, आलमंड्स, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल या पेट्रोलियम या जो भी गुड्स हैं, उन सबसे रिलेट करते हुए जो ट्रेड होते हैं उनका काम काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स होता है। दूसरा है काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है, जैसे मान लो कि कोई चीज़ है जो आपने बनाई है, जैसे आपने कोई मशीन बनाई है या आपने किसी भी तरह की कोई प्रोसेस बनाई है जिसके थ्रू कोई काम हो सकता है, तो इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है बौद्धिक क्षमता, ऐसी संपदा जो आपकी बुद्धि से पैदा की गई है। जैसे मान लो किसी ने कोई मशीन बनाई और उसने उसका पैटेंट करा लिया, अब ये मशीन पूरे वर्ल्ड में उसकी डिमांड है, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाती है उस इंसान की या उस कंट्री की जिसने इसको बनाया है। तो फिर उससे रिलेट करते हुए जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो WTO को देनी पड़ेगी। और ये जो काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स को देखता है, उसका काम सिर्फ ये है कि हमारे अकॉर्डिंग ये राइट्स होने चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हो कि यदि कोई इंसान किसी के पैटेंट को चोरी करता है तो अपने आप में एक मुद्दा बनता है। कंट्री के अंदर हर कंट्री के अपने रूल्स होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस वो काम करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो इंटरनेशनल लेवल पे काम देखेगा WTO का ये पार्ट। तीसरा है काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विस। सर्विस का सेंस क्या होता है? देख, सर्विस और गुड्स में बहुत बड़ा फर्क है। गुड्स का मतलब सीधे सीधे वस्तुएं, चीज़ें, जैसे कोई भी चावल, दाल, आटा, जो भी है, सीधा सामान। लेकिन सर्विस का मतलब होता है सुविधाएं। सर्विस किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे इंटरनेट सर्विस हो सकती है, वाईफाई सर्विस हो सकती है। जैसे मान लो अमेरिका की कोई बहुत बड़ी कंपनी है और उसने संसद को, भारतीय संसद को ये कहा, संसद के साथ डील की कि हम आपको वाईफाई सर्विस प्रोवाइड करेंगे जो बेस्ट क्वालिटी की होगी और लोकल एरिया नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है यहाँ पर। तो इस तरह की चीज़ें जो किसी न जो चीज़ें नहीं हैं वो एक सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो यहाँ पर आती है। अब सर्विस का ट्रेड जो होता है उसमें भी यदि इंटरनेशनल सर्विस आप यूज कर रहे हो तो बिल्कुल WTO को इस बारे में पता होता भी है और WTO इसको रिव्यू भी करता है, जो जनरल काउंसिल का एक पार्ट है। ट्रेड नेगोशिएशन कमेटी की बात करते हैं। ट्रेड नेगोशिएशन कमेटी का सीधा सीधा मतलब है, नेगोशिएशन मतलब किसी भी तरह की चर्चा या समझौता। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जब कोई कंट्रीज आपस में किसी भी बात को लेकर चर्चा करते हैं, हर 2 साल में मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहाँ पर जनरल काउंसिल के ट्रेड नेगोशिएशन कमेटी का सीधा सीधा मतलब होता है कि वो सारी चीज़ों को देखेगा कि किस चीज़ पे चर्चा हो रही है, किन मुद्दों को उठाना है,
किन की बातें नहीं करनी है और किस चीज़ में परिवर्तन की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। रिसेंटली कोविड आया, इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई, ट्रेड्स बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था। जो भी नेसेसरी ट्रेड है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी को ट्रेड किया गया। इसके अलावा लग्जरियस का ट्रेड बिल्कुल बंद हो गया। तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ था। तो जनरल काउंसिल ने क्या किया, ट्रेड नेगोशिएशन में उन चीज़ों को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो सबसे आसानी से मिले, ईजी टू अवेलेबल रहे और काफ़ी लो कॉस्ट की रहे, ताकि उस पर टैरिफ्स बहुत ज़्यादा ना लगे। चेयरमैन ऑफ जनरल काउंसिल हैं जो वर्तमान में हैं डेविड वॉकर, न्यूजीलैंड 2020 में हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूजीलैंड से 2020 में वर्तमान में जनरल काउंसिल के चेयरमैन कौन है, डेविड वॉकर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। डब्ल्यूटीओ किन उद्देश्यों को लेकर बनाया गया और आज वो किन उद्देश्यों पर काम करता है। पहला है सेट एंड रेगुलेट रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए सीधी सी बात है, जैसे आप अपने घर आप मंडी में जाते हैं, सब्जी मंडी में आप जानते हैं, तो आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ का प्राइस, जैसे आप गोभी या आलू टमाटर के प्राइस की देखोगे तो मंडी में काफ़ी सारे वेरिएशन होते हैं, क्योंकि क्वालिटी के अकॉर्डिंग वेरिएशन होते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर क्वालिटी के टमाटर या पर्टिकुलर क्वालिटी का कोई भी सब्जी आप लीजिए, उसकी प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहती है हमेशा। ये देखा होगा, यदि एक क्वालिटी है तो क्वालिटी अलग अलग तो प्राइस अलग है, लेकिन ये क्वालिटी में प्राइस में सबका सेम प्राइस हो रहा है, ये क्यों पॉसिबल है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है, कोई बोले तो मैं तो खेत से सीधा उठा के लाया हूँ, तुम 14 में दे रहे हो, मैं तो 10 रुपये में दूंगा। अब यदि वो 10 रुपये में देगा तो कोई 14 वाला क्यों खरीदेगा, क्योंकि क्वालिटी सेम है, बस इंसान ने प्राइस कम कर दिया। तो उसका पूरा का पूरा वो चाहे कितना भी किलो लाए, सारा बिकने वाला है और बाकी सब देखते रह जाएंगे। तो डब्ल्यूटीओ ये जानता है कि यदि कोई भी कंट्री किसी भी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में दूसरों की तुलना में इक्वल क्वालिटी दे रही है लेकिन पैसे कम ले रही है, अमाउंट कम निर्धारित करती है, तो दिक्कत ये होनी है कि पूरी कंट्री उसी से लेने वाली, क्योंकि हर किसी को सस्ते में लेना है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, इससे पूरा मार्केट ही डाउन चल जाएगा, एक को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और ये बाकी सब देखते रह जाएंगे। तो इसलिए डब्ल्यूटीओ का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ रेगुलेशंस बनाए, रूल बनाए और डिसाइड करे कि यदि कोई कंट्री किसी भी चीज़ को लेकर बेच रही है, कोई भी सामान बेच रही है, तो सबकी प्राइसेस क्वालिटी के बेसिस पे सेम रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा, रिजॉल्व ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट। भाई जिस व्यापार में आप सब्जी मंडी में भी जाते हो तो दो सब्जी वाले भी आपस में किसी बात को लेकर लड़ सकते हैं। तो जब एक सब्जी मंडी में हाल है तो देश में भी होता है, और देश में है तो इंटरनेशनल देशों में भी होगा। तो दो देशों में किसी एक चीज़ को लेकर के डिस्प्यूट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो रसिया ने कोई मशीन बनाई। अब आप रिसेंटली इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो देखिए, हुआ ये था कि ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन चाहिए थी। उसने सबसे पहले बात की फ्रांस से डील हुई कि हमें एक न्यूक्लियर वेपन सबमरीन बना के दो। फ्रांस से सारी बातचीत हो गई थी, सब कुछ हो गया था। लेकिन रिसेंटली हुआ ये कि बाद में बातचीत कैंसिल कर दी गई, डील कैंसिल हो गई। और डील किससे हुई? यूएसए और यूके की कंबाइंड प्रोसेस से। यूएसए और यूके ने कहा कि हम मिलकर के आपको वही सबमरीन बना के देंगे। अब न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को चाहिए। अब ऐसा क्या हुआ कि उसने फ्रांस से डील तोड़ी और यूएसए और यूके से कंबाइंडली बनाने की सोची। अब ये जो चेंज आया, ये इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। क्यों? क्योंकि फ्रांस इस बात को डब्ल्यूटीओ में ले जाके कह सकता है कि पहले डील हमसे हुई, फिर इनसे क्यों की। तो ये जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं उनमें भी डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो इंटरनेशनल में बहुत बड़े डिस्प्यूट होते हैं और सबको बस इसी चीज़ का डर है कि किसी भी कंडीशन में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं होना चाहिए जो किसी तरह के वर्ल्ड वार को न्योता दे, क्योंकि सब न्यूक्लियर पावर लेके बैठे हैं। तो दिक्कत यही है। इसलिए डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, जो भी बीच में विवाद हो रहे हैं उनको समझाना, उनको शांत करना सबसे ज़रूरी चीज़ बन जाती है। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया इन ट्रेड। इसका सीधा सीधा मतलब है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि किसी चीज़ के आप आर पार देख सकते हो। इसका सीधा सा मतलब है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है। डब्ल्यूटीओ जब भी किसी मामले के अंदर, चाहे वो दो देशों के बीच में किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहा हो, विवाद का निपटारा कर रहा हो, या फिर किसी भी तरह के मुद्दे पर चर्चा कर रहा हो या कोई डिसीजन सुना रहा हो, वो पूरी तरह से वोटिंग से करता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि अमेरिका जाके कान में कुछ कह के आ गया तो अमेरिका के फेवर में कर दिया, या चाइना ने अपनी चला ली तो चाइना के फेवर में कर दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कंप्लीटली यहाँ पर सब कुछ जो भी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल सबके सामने होता है, खुले में करता है डब्ल्यूटीओ जो भी करता है। कोऑपरेट टू ग्लोबल इकोनॉमी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। इसका सीधा सीधा मतलब है ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कौन कौन सा है। देखिए सीधी सी बात है, जैसे वर्ल्ड बैंक है जो
लोन देता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी लोन देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी लोन देता है। यदि आप बात करो उसके अलावा तो नाटो भी आपने देखा होगा, नाटो है, इसके अलावा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO है। तो हर कंट्री और डेवलपमेंट बैंक है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो डेवलपमेंट बैंक की बात है तो जितने भी बैंक्स हैं वो सब लोन देते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी लोन्स पे काफ़ी कुछ बेस करती है। तो इनका सीधा सीधा मतलब है कि WTO क्या करेगा, अपना काम तो करेगा ही, साथ में WTO ये भी करेगा जितने भी कंट्रीज़ हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका और उन ऑर्गेनाइजेशंस का जो वर्ल्ड में डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ को लोन देती है उनके साथ कोऑपरेट करे, सहकारिता करे, समझौता करे, सहभागिता निभाए। क्यों करे? देखो सीधी सी बात है, WTO को ट्रेड चलाना है। अब कोई कंट्री की हालत ख़राब हुई तो उसको लोन चाहिए, तो WTO क्या करता है, उसको लोन दिलाने में हेल्प कर देता है। पहली बात तो ये। और ऐसा क्यों करता है? क्योंकि WTO जानता है कि हो सकता है कंट्री की हालत ख़राब हो, लेकिन कंट्री में कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जिसकी पूरे इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है, लेकिन कंट्री प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? जैसे मान लो इस आपसे देखो, मान लो जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश कोई खास चीज़ जैसे रुई का प्रोडक्शन करता है। अब रुई की पूरे वर्ल्ड में डिमांड है और हो सकता है बांग्लादेश की खास तरह की रुई हो जिसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में, लेकिन बांग्लादेश को आ गया फाइनेंशियल क्राइसिस, तो पैसे की कमी, घाटा आ गया बुरी तरह से। अब बांग्लादेश इतना लायक है ही नहीं कि वो इतना सारा प्रोडक्शन कर सके, लेकिन पूरे वर्ल्ड को तो हमेशा जितनी ज़रूरत है उतनी तो रहेगी। अब पूरा वर्ल्ड इस बात की टेंशन में कि यार बांग्लादेश तो बना नहीं पाएगा, आप करें तो क्या करें। तो फिर WTO ये हेल्प करता है कि वो IBRD जो कि वर्ल्ड बैंक का वो संस्था है जो लोन देती है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो भी लोन देता है, उन दोनों से बातचीत करे और ये कहे कि यार तुम इसको लोन दो, इसकी मदद करो, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी पूरे वर्ल्ड में डिमांड है और इसका प्रोडक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से WTO इनके साथ काम करता है मिलकर, जो भी लोन गिविंग इंस्टीट्यूट होते हैं, जो भी संस्थाएं ऐसी होती है जो लोन देती है। इसके बाद बात करेंगे कोऑपरेट टू ग्लोबल इकोनॉमी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हो गया, टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज फॉर ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। देखो डेवलपिंग कंट्रीज की बात यह है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है उनकी औकात बड़ी नहीं होती, और जिनकी औकात बड़ी नहीं होती इनकी सुनता कोई नहीं है। तो WTO का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है कि जो कंट्रीज़ पिछड़े हुए हैं, जो डेवलपिंग है, जो बहुत बुरी हालत में है, जो इतने सक्षम नहीं हैं, उनकी मार्केट में केवल इसलिए कोई चीज़ खरीदी या नहीं खरीदी जाए क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके पास ज़्यादा औकात नहीं। इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा नहीं चलना चाहिए। कोई भी कंट्री हो, कैसा भी हो, जैसा उसका आइटम है, जैसी उसकी क्वांटिटी है, जैसी उसकी क्वालिटी है, उसके बेसिस पे उसको उतना ही प्राइस मिलना चाहिए जिसका वो हकदार है। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि अमेरिका अभी क्या करे कि बांग्लादेश से कोई सामान ले ले और ये दोस्त जमाए कि मैं तो ताकतवर हूँ, मैं तो कम कीमत दूंगा, तुझे देना ही पड़ेगा, दबाव बनाए। तो इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को WTO हेल्प करता है कि उनकी जो क्वालिटी है, जो भी वो गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी के बेसिस पे उनको पैसा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कंट्री उस पर अपना सिक्का जमा रही है, धौंस जमा रही है, उसको दबाव में ले रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। रिड्यूस एंड एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रेड, बिल्कुल भेदभाव को कम करना सबसे अहम उद्देश्य है WTO का। इसका सीधा सीधा मतलब ये समझ लीजिए, वो भेदभाव का सेंस क्या होता है। जैसे मान लो इंडिया को बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन चाहिए, या फिर न्यूक्लियर वेपन तो अलग चीज़ हो गई। जैसे मान लो इंडिया को राफेल चाहिए, राफेल फ्रांस भी बना रहा है, स्पेन भी बना रहा है और जर्मनी भी बना रहा है, लेकिन इंडिया है ना फ्रांस से ख़रीद रहा है। क्यों ख़रीद रहा है? क्योंकि इंडिया की फ्रांस से दोस्ती है। जबकि सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी, सेम कंटेंट रशिया वो जर्मनी भी दे सकता है और स्पेन भी दे सकता है, लेकिन इंडिया तो सिर्फ फ्रांस से ही खरीदेगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वर्ल्ड WTO चाहता है कि हर कंट्री हर किसी को मौका दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो फ्रांस से ही लेगा, उसने मन बना लिया कि मुझे तो फ्रांस से ही लेना है, चाहे कोई कितना भी कुछ भी दे। यदि कोई अच्छी क्वालिटी है और वो लेना चाहता है, वैसे तो दबाव किसी भी कंट्री पे डाला नहीं जा सकता, लेकिन WTO उद्देश्य है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसी तरह मान लो आपका कंट्री है, इस कंट्री में कोई प्रोडक्ट है जो स्वदेशी है और दूसरा प्रोडक्ट है तो विदेशी है, दोनों की क्वालिटी सेम है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई प्रोडक्ट स्वदेशी है, आपका ही कंट्री का है, और एक दूसरा प्रोडक्ट है तो विदेश से आया है। तो कंट्रीज़ में लोगों को ये दबाव नहीं डाल सकता कोई भी कंट्री, या ये नहीं कह सकता कि आप स्वदेशी सामान ही लो, विदेशी लो ही मत। वो ऐसा कह सकता है कि विदेशी सामान कम लो, स्वदेशी ज़्यादा लो, लेकिन ये नहीं कह सकता कि भाई विदेशी सामान को फेंक दो और स्वदेशी अपनाओ या खरीदना ही बंद कर दो। तो ये एक भेदभाव हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल व्यापार खत्म हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड जो है वो नहीं हो पाएगा और ये एक दिक्कत हो सकती है। इसलिए WTO का उद्देश्य है कि किसी भी कंडीशन में व्यापार को कंटिन्यू करना है, चाहे प्रोडक्ट इंटरनेशनल हो, चाहे नेशनल हो, स्वदेशी हो या विदेशी हो।
उसको उतना ही दर्जा मिलना चाहिए जितने का वो हकदार है। प्रिंसिपल्स की बात करें तो WTO के कुछ खास प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें पहला प्रिंसिपल है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। सीधा सीधा मतलब भेदभाव ख़त्म करो। इसके दो पार्ट है। पहला MFN रूल, मोस्ट फेवर्ड नेशन रूल। इसका मतलब सीधा सा क्या है, देखिए जैसे मान लो इंडिया और रशिया अच्छे दोस्त हैं और है भी, रियल में भी है। अब कुछ जैसे मान लो IIT दिल्ली है, IIT दिल्ली को बहुत सारी मशीन चाहिए, जैसे कोई भी मशीन चाहिए IIT दिल्ली को बहुत सारी मशीन चाहिए। अब IIT दिल्ली ने देखा कि रशिया से हम पिछले कई सालों से मशीन्स खरीदते आ रहे हैं, तो इस बार भी मशीन्स खरीद लेते हैं। लेकिन जब IIT दिल्ली को मशीन्स रशिया भेजेगा, तो जब इंटरनेशनल में क्या होता है कि जब कोई कंट्री अपना माल किसी दूसरे कंट्री में उतारती है, तो जितना माल होता है और जिस तरह का माल होता है उस पर टैरिफ लगता है। टैरिफ मतलब शुल्क होता है। जो शुल्क सीधा सा जैसे टोल टैक्स होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के बीच में टोल टैक्स होता है। तो भैया आप हमारी स्टेट में आ रहे हो, इस बात का पैसा दो, थोड़ा सा टैक्स दो। उसी तरह एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो सामान पहुँचता है, तो वो भी यही कहते हैं कि भैया हमारे देश में सामान व्यापार करने आए हो तो थोड़ा सा टैक्स दो। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि यार रशिया बहुत अच्छा है, पिछले 40 साल से अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसको जितना हम प्रति शुल्क लगता है, जो टैक्स लगता है, उसको थोड़ा कम कर दें। क्या कर दें? थोड़ा कम कर दें। अब यदि इंडिया ऐसा डिसाइड करता है कि मेरा फेवर में कंट्री है रशिया और उसको मैं टैक्स कम दूंगा, मतलब मैं इससे टैरिफ कम लूँगा, प्रति शुल्क कम लूँगा, प्रशुल्क कम लूँगा, तो इससे दिक्कत ये होने वाली है कि बाकी कंट्रीज़ को दिक्कत होगी, क्योंकि जो कंट्रीज सेम प्रोडक्ट बनाती है उसको तो इंडिया टैरिफ में फ़ायदा नहीं दे रहा, जैसे 10% सबसे ले रहा है और रशिया को 8% में ले रहा है, तो ये तो गलत है ना। तो इसलिए WTO का एक उद्देश्य है नॉन डिस्क्रिमिनेशन के अंदर, यदि आपने रशिया से 8% लिया टैरिफ, तो आपके वर्ल्ड के सभी देशों से भी 8% ही लेना पड़ेगा। और यदि 8% नहीं ले रहे रशिया से, तो फिर सबसे मत लो। सीधा से साफ, मतलब लो तो सबसे लो, नहीं तो मत लो। कोई कंट्री ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे आप पर्टिकुलरली टैरिफ्स में कम या ज़्यादा कर रहे हो, प्रशुल्क में कमी या ज़्यादा कर रहे हो। दूसरा है नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी। इसका सीधा सा मतलब है स्वदेशी और विदेशी सामान से कोई भी सामान इसलिए नकारा नहीं जा सकता किसी पर्टिकुलर देश के अंदर क्योंकि वो सिर्फ विदेशी है और समान गुणवत्ता रखता है, सेम क्वालिटी रखता है, सेम कंटेंट रखता है, और उसके बाद भी सिर्फ इसलिए लोग नहीं खरीद रहे क्योंकि वो विदेशी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हाँ दिक्कत है, यदि सामान की क्वालिटी में कमी है, या सामान महंगा है या किसी और तरह से रीजन है, तो ऐसा आप कर सकते हो कि उसको इतनी वैल्यू ना दो, लेकिन सेम प्राइस, सेम क्वालिटी, सेम कंटेंट के बावजूद कोई इसलिए नहीं खरीद रहा क्योंकि वो सामान विदेश से आया है, ये गलत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी कहा गया है। रेसिप्रोसिटी का मतलब समझिए, जैसे मान लो इंडिया ने चाइना से कोई डील करी, जैसे ओप्पो, वीवो, MI फ़ोन्स इंडिया में चाइना उतारता है, हर बार ऐसा होता है, हर 6 महीने में बहुत नए सीरीज उतारता रहता है। तो इंडिया ने चाइना को कोई सहूलियत दे दी कि भाई तुम हर साल मोबाइल्स में बहुत इन्वेस्ट करते हो, तो चलो हम तुम्हें किसी तरह की सहूलियत देते हैं कि तुम्हें टैरिफ्स कम देंगे या किसी भी तरह का फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो ये चाइना की भी जिम्मेदारी होती है कि जब वो इंडिया से किसी तरह का व्यापार करे तो इंडिया को भी वो उतना ही उसी तरह का किसी न किसी तरह से फ़ायदा दे, एक अच्छे दोस्त के तौर पे डील करे, एक अच्छी दोस्ती निभाए। ये होता है रेसिप्रोसिटी। तुम हमारा भला करोगे तो हम भी तुम्हारा भला करेंगे। बाइंडिंग एंड एनफोर्समेंट कमिटमेंट और टैरिफ कमिटमेंट्स, इसका मतलब देखिए क्या है। कमिटमेंट का सेंस ये होता है कि WTO के तहत हर कंट्री ये कमिटमेंट करती है, ये बात की शपथ लेती है, यह बात निर्धारित करती है कि हम कितना टैरिफ लेने वाले हैं, हम कितना प्रशुल्क, सीमा शुल्क कितना लेने वाले हैं। जब भी कोई विदेशी सामान हमारे देश में उतरेगा और व्यापार करेगा तो हम उससे एक निर्धारित टैरिफ ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, उससे कम नहीं लेंगे। ये WTO के समक्ष सबको मानना पड़ता है, WTO के सामने ये बात सबको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। ट्रांसपेरेंसी हम बात कर चुके हैं। ट्रांसपेरेंसी का सीधा सीधा मतलब है हर कंट्री अपनी पॉलिसी बनाएगी, क्योंकि देखिए हर कंट्री की इकोनॉमी अलग है, प्रोडक्शन अलग है, मार्केट भी अलग है, तो पॉलिसी भी अलग होगी। हर कंट्री अपनी पर्टिकुलर पॉलिसी बनाएगी, लेकिन जो भी पॉलिसी बनाए वो WTO की गाइडलाइन के अंडर में होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। WTO की गाइडलाइन को कोई भी कंट्री क्रॉस नहीं करेगा, उसे ख़राब नहीं करेगा पॉलिसी बनाते वक्त। और WTO का खास बॉडी है जिस बात का ध्यान रखता है। सेफ्टी वैल्यूज़ का सिंस मतलब है, मान लो कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो पब्लिक की हेल्थ को ख़राब करता है, या किसी प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, या एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है, क्लाइमेट को परेशान करता है, या वाटर में किसी तरह का पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो इस तरह की मान लो कोई चीज़ है, अब पब्लिक को गवर्नमेंट नहीं रोक पा रही उस चीज़ को लेने या देने से, तो कंट्री एक काम कर सकती है, उसकी इसमें कंट्री उस चीज़ का सीमा शुल्क बढ़ा सकती है।
टैरिफ बढ़ा सकती है, क्योंकि वो कहेगी कि इस सामान को कम से कम लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है पर्यावरण को और या प्लांट को या किसी भी तरह के एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। अभी नुकसान कम से कम पहुंचाए, इसके लिए ये सीमा शुल्क बढ़ा सकती है, टैरिफ्स बढ़ा सकती है। तो WTO ये बस पूछेगा कि आपने क्यों बढ़ाया, वो एक वैलिड रीज़न दे दे कि सर इन पाँचों में से किसी चीज़ को नुकसान हुआ है, तो बिल्कुल WTO एक्सेप्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो तो देखिए, जैसे मान लो अभी रिसेंटली मैगी आई। अब मैगी का क्या दिक्कत है कि मैगी में आर्सेनिक का इशू आया कि मैगी में थोड़ा आर्सेनिक है या किसी तरह का सल्फर कंटेंट ज़्यादा है। इससे मार्केट में डाउन ये आ गया इशू कि मैगी खरीदना लोगों ने बंद कर दिया। अब मैगी से जब गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि हम मैगी को पब्लिक को खाने से नहीं रोक सकते, हम कैंपेन कर सकते हैं, हम शिविर लगा सकते हैं, हम न्यूज़ में डाल सकते हैं, हम टीवी पे बता सकते हैं, हम जगह बता सकते हैं, लेकिन एक एक आदमी को तो नहीं रोक सकते ना खाने से। लेकिन अब इसको रोका कैसे जाए? तो गवर्नमेंट एक काम कर सकती है। गवर्नमेंट कहेगी कि मैगी भाई लोग तुम जब हमारी कंट्री में सामान उतारोगे तो हम उससे टैक्सेस कई गुना बढ़ा देंगे। अब टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ने से सीधी सी बात है वो इतना सामान उतारेंगे ही नहीं, क्योंकि इतना सारा टैक्स देने के लिए फ़ायदा भी तो होना चाहिए उनको, तो प्राइसेस तो बढ़ेंगे नहीं। तो लोग मैगी, या तो कंट्री जो भी मैगी बना रहा है वो क्या करेगा, मैगी की प्राइस को बढ़ा देगा या फिर का सामान कम उतारेगा। दोनों ही केस में पब्लिक जो है उतना नहीं खाएगी जितना जनरली खाती है, तो गवर्नमेंट को ये फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए सेफ्टी वैल्यूज़ को काउंट करना WTO का सबसे अहम उद्देश्य माना जाता है। अब फंक्शंस की बात करें तो WTO काम क्या क्या करता है। पहला है भैया, जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, जितने भी व्यापार समझौते हुए हैं, उन सबको कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, उसको बनाए रखना और उस पर काम करना WTO का सबसे पहला काम है। जी आप दो देशों में ये समझौता हुआ है, ये मानो और इसको ही पालना करो। दूसरा है, जितने भी ट्रेड से रिलेटेड करते हुए समझौते हैं, विचार विमर्श के तरीके हैं, किसी भी तरह की बातचीत है, वो WTO को करनी ही पड़ती है। तीसरा है, WTO को व्यापार से रिलेट करते हुए जो भी आपस में डिस्प्यूट होते हैं, जिस भी तरह की छोटी मोटी बड़ी लड़ाई होती है, उसको समझौते को समझाना पड़ता है, उसको निपटाना पड़ता है। जैसे मान लो अभी फ्रांस नाराज़ हो जाए ऑस्ट्रेलिया से, या फिर लड़ ले USA से कि यार तुमने मेरा क्लाइंट ख़रीद लिया, या तुमने मेरे क्लाइंट से ऐसा क्या कहा कि उसने न्यूक्लियर सबमरीन मुझसे बनवानी थी और तुमसे बनवा ली। तो ये आपस में मान लो एक छोटा सा डिस्प्यूट हो जाए या अमेरिका और फ्रांस लड़ ले, तो WTO आगे आएगा और उस मामले को सुलझाएगा। चाहे उसके लिए उसको हर चीज़ के बारे में डिटेल से जानकारी लेनी पड़े, हर चीज़ के बारे में समझना पड़े, जानकारी लेनी पड़े, डिस्कशन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। WTO की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, व्यापार शांति और सुगमता से होना ही चाहिए। तीसरा है, ट्रेड पॉलिसी जो है मेंबर कंट्रीज़ की, उसे ऑब्जर्व करना। मैंने शुरुआत से कहा कि हर कंट्री अपनी पॉलिसी बनाने का अधिकार रखती है, लेकिन वो अधिकार ऐसे हैं जिसमें आपको WTO की गाइडलाइन को तो मानना ही पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग तो काम करना ही पड़ेगा। दूसरा है टेक्निकल एड एंड ट्रेनिंग। देखिए जितने भी डेवलपिंग, जैसे मान लो श्रीलंका है, अब श्रीलंका के पास क्या है, किसी तरह का प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना सकती है, लेकिन दिक्कत ये है कि श्रीलंका के पास इतना पैसा नहीं है कि उसको बड़े अमाउंट में बना सके और इंटरनेशनल मार्केट में उतार सके, लेकिन उसकी ज़मीन में उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस है। फॉर एग्जांपल मान लो किसी तरह का, जैसे हम कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट, जैसे कॉफ़ी का प्रोडक्ट ले लीजिए। अब मैक्सिको में कॉफ़ी का प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बनाया जाता है। मैक्सिको की जो सोइल है वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है कि उसमें बहुत सारा प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है। अब मैक्सिको के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मैक्सिको के पास इतना पैसा नहीं है कि वो स्किल्ड लेबर इसमें यूज कर सके, अच्छी अच्छी मशीनरी यूज कर सके या बेहतर तरीके अपना सके ताकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। बढ़ा सकता है लेकिन इतना काबिल नहीं है क्योंकि इसमें लगता है पैसा। तो WTO की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो मैक्सिको से कहे कि हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, पैसा दिलवाएंगे, हर चीज़ प्रोवाइड कराएंगे जो तुम्हें चाहिए, लेकिन बदले में सिर्फ तुम इतना करो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, क्योंकि पूरे इंटरनेशनल मार्केट को इसकी ज़रूरत है और ये मिलनी ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो WTO ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा ही कराएगा। कोऑपरेट विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने कहा था कि IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब की जो भी मनी लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं जो दूसरों को लोन देने का काम करते हैं, WTO की खास जिम्मेदारी बनती है कि उन सभी लोन देने वाली संस्थाओं से साझेदारी रखे, उनसे बातचीत करके रखे और उनका यूज करे, क्योंकि कंट्रीज़ के पास फंड की कमी आती है तो व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट आती है।
जैसे आप मानते हो सब्जी मार्केट में क्या होता है, मान लो एकदम से कोई मौसम में बदलाव हुआ और इससे जितने भी नींबू थे वो सारे ख़राब हो गए। अब नींबू ख़राब हो गए तो जो भी बच्चे कुछ नींबू हैं उनके प्राइस कई गुना बढ़ेंगे। ख़राब होने से पहले यदि 30 रुपये पर किलो नींबू है तो ख़राब होने के बाद में नींबू का प्राइस 150 से 200 भी जा सकता है। अब यदि 200 रुपये पर किलो नींबू आएगा तो कोई नहीं खरीदेगा, तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उसी तरह से इंटरनेशनल मार्केट में भी यही होता है, यदि कोई कंट्री किसी खास प्रोडक्ट को बनाता है और फंड की कमी से या मान लो किसी तरह की वहाँ पर क्लाइमेट कंडीशन ख़राब हो गई या कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कुछ भी ऐसा हो गया जिससे वो प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो WTO उसको लोन दिलाता है उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि वो मार्केट में सब कुछ बैलेंस करके रखे। सब्सिडी, देखो WTO कोई सब्सिडी देता नहीं है। WTO के अंडर में 3 तरह की सब्सिडी दी जाती है जो हर कंट्री अपने हिसाब से दे सकती है। हर देश को सब्सिडी देने का अधिकार है। सब्सिडी का सेंस क्या होता है, जैसे मान लो इंडिया ने कोई भी प्रोडक्ट विदेशों से ख़रीदा, जैसे सोलर पैनल की बात करते हैं, इंडिया ने अमेरिका से सोलर पैनल्स खरीदे। अब सोलर पैनल्स की हर पैनल्स की कीमत जो आ रही है, मान लो यदि हम 10x10 मीटर के पैनल की बात करें तो उसकी कीमत मान लो 2 लाख रुपए, लेकिन इंडिया का कोई भी आदमी 2 लाख रुपए दे नहीं पाएगा क्योंकि बहुत महंगा पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी तरफ से कुछ सब्सिडी देती है, कुछ पैसा अपनी तरफ से देती है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, 1,25,000 रुपये अपनी तरफ से दे दिया, तो अब वो 75,000 का पड़ने वाला है यदि वो 2 लाख का है तो 75,000 रुपये ही दे पा रहा है कोई आम आदमी, और वो 75,000 दे सकता है। तो 1,25,000 की जो गवर्नमेंट ने पैसा चुकाया अपनी तरफ से, वो है सब्सिडी, जो किसको मिली, उस आदमी को जिसने ये 75,000 में ख़रीदा। इसे सब्सिडी कहते हैं। तो कंट्रीज़ को सब्सिडी देने का अधिकार है। WTO ने 3 तरह की सब्सिडी मानी है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी और ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ये तीनों वही कलर है जो WTO के लोगों में है, और एक तरह से माना जाता है कि सब्सिडी के बेसिस पे ये लोगो डिज़ाइन किया गया है, बट इसका रीज़न और भी हो सकता है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की बात करें तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी एक सेफ जोन सब्सिडी मानी जाती है। इसमें किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं है कि आप कितनी दोगे, मतलब हर कंट्री अपने हिसाब से सब्सिडी दे सकती है। ये किस चीज़ से रिलेट करता है, जितने भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेट करते हुए कोई बिज़नेस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बिज़नेस है, सर्विसेज से रिलेटेड है, या डिजास्टर रिलेटेड हेल्प है। इसका सीधा सीधा मतलब समझिए, मान लीजिए आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, रिसर्च कर रहे हैं किसी फील्ड के अंदर, या अपने इंटरनेट कनेक्शन को बहुत मजबूत बना रहे हैं, अपने IP एड्रेस को बहुत अच्छा रहे हैं, या एक बहुत बड़े बड़े सर्वर बना रहे हैं, तो इसलिए इससे रिलेट करते हुए उन कंपनीज़ को गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है जो ये काम कर रही है। या किसी तरह का डिजास्टर रिलेटेड हेल्प कर रहे हैं, जैसे मान लो बाढ़ आती है, आपने कोई ऐसी मशीन बनाई या ऐसे कोई प्रोसेस बनाया जिससे बाढ़ को कंट्रोल किया जा सके, तो उस केस में मान लो कंपनीज़ को फंड की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे सकती है कि आप और भी सस्ते में ये प्रोडक्ट बनाइए। या फिर मान लो जापान ने कोई ऐसी मशीन बनाई जिससे बाढ़ को बहुत कंट्रोल किया जा सकता है, या घरों को बाढ़ से नुकसान से बचाया जा सकता है, या कोई ऐसी प्रोसेस बना दी जिसका यदि गवर्नमेंट पब्लिक घरों में यूज करे, जैसे अभी फिक्सिट नहीं होता, डॉक्टर फिक्सिट, जो क्या करता है, जितने भी घरों में सीलन आती है, यदि घर के निर्माण कार्य में जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तब वो डॉक्टर फिक्सिट को यूज कर लें तो सीलन नहीं आएगी। डॉक्टर फिक्सिट एक प्रोडक्ट, जैसे एक पेस्ट है, वैसे ही जापान ने कोई पेस्ट बनाया। अब जितने भी बिहार में जो घर हैं उनकी नींव में या घरों की बेसमेंट में यदि उस पेस्ट को यूज कर लिया जाए तो बाढ़ का पानी कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, ऐसा मानते हैं, ऐसा हो रहा है। तो क्या है कि जापान की गवर्नमेंट उस पेस्ट को बनाने वाली कंट्री को सब्सिडी कितनी भी दे सकती है, कितने भी % की सब्सिडी दे सकती है, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में वो प्रोडक्ट आए, क्योंकि वो डिजास्टर रिलेटेड हेल्प है। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी किसी भी तरह की कोई सीमा नहीं है, जो कंट्री चाहे तो 99% सब्सिडी तक दे सकती है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी की बात करते हैं। एम्बर बॉक्स सब्सिडी में रिस्ट्रिक्शंस है। देखो, एम्बर बॉक्स सब्सिडी रिस्ट्रिक्शन इसलिए हैं क्योंकि एम्बर बॉक्स सब्सिडी यदि ज़्यादा दे दी जाएगी तो कोई कंट्री बहुत सस्ते में प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाएगी, और यदि मार्केट में किसी पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा है और क्वालिटी सेम रखता है, तो इससे सारी कंट्री, बाकी कंट्रियों को बहुत नुकसान होने वाला है जो भी इस प्रोडक्ट को बेचती है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये निर्धारित किया गया कि एम्बर बॉक्स सब्सिडी सीमित सीमा के अंदर ही दी जाएगी। इसमें क्या है, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम निर्धारित मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य। MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखिए इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो कि इंडिया में गेहूं और चावल बहुत अच्छे से प्रोड्यूस किए जाते हैं, राइट। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, MSP में बहुत MSP डाउन कर दी। MSP मतलब मिनिमम वो प्राइस जिस पे गवर्नमेंट किसी भी सामान को लेने वाली है।
जैसे मान लो चावल को गवर्नमेंट ने 20 रुपये पर किलो में पब्लिक से ख़रीद लिया। अब गवर्नमेंट ने इसकी ज़बरदस्त स्टोरेज कर ली है क्योंकि एमएसपी बहुत कम है, तो बहुत सस्ते में उसने गवर्नमेंट ने खरीद लिया। अब बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, ये छोटे मोटे वो देश जिनको बहुत ज़्यादा चावल की ज़रूरत है, उसको गवर्नमेंट बहुत महंगे दामों में बेच रही है या बहुत सस्ते में बेच रही है क्योंकि उसके बाद तो बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो वो क्या कर रही है, वो जैसे मान लो बाकी देश उसको 30 रुपये पर किलो बेच रहे हैं और गवर्नमेंट ने, इंडिया ने क्या किया, उसको 22 रुपये पर किलो बेच दिया। सेम क्वालिटी है, तो कोई भी कंट्री इंडिया के अलावा किसी देश से खरीदेगा ही नहीं। और यदि ऐसा होगा तो फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जिन लोगों के अब वो प्रोडक्ट महंगा है वो तो बेकार ही हो रहा ना भाई। तो इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है कि हर कंट्री एक सीमित सीमा के अंदर ही एम्बर बॉक्स सब्सिडी देगी, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि से रिलेट करते हुए उत्पाद जैसे इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइज़र, सीड्स जैसे बीज होते हैं, खाद्य बीज होता है, उन सबको यूज करते हैं। मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड करते हुए या टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेट करते हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं वो पूरे वर्ल्ड में डिमांड में होते हैं। और यदि कोई भी कंट्री बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे देगी तो उसकी मार्केट वैल्यू बहुत डाउन चली जाएगी, और मार्केट वैल्यू डाउन होने का मतलब है भाव बहुत सस्ता होना, और सस्ते भाव की चीज़ें हर कंट्री को पसंद है, तो बाकी की कंट्री जो बेच रही है उनको घाटा लग सकता है, इसलिए एम्बर बॉक्स सब्सिडी में सीमाएं निर्धारित की जाती है। तीसरा ब्लू बॉक्स सब्सिडी। देखिए सीधा सीधा मतलब है, ये वो सब्सिडीज़ है जो गवर्नमेंट फार्मर्स को देती हैं, इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या प्रोडक्शन क्वालिटी रिडक्शन के लिए दी जाती हैं। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई कंट्री है जो अच्छा चावल उगाती है, बढ़िया चावल, जैसे ब्राज़ील को उठाते हैं अपन, ब्राज़ील ने मान लो अच्छे खासे चावल उगाए। अब चावल यदि ब्राज़ील उगा रहा है तो ब्राज़ील ने देखा कि पूरे वर्ल्ड में चावल की अच्छी खासी डिमांड है इस साल। ब्राज़ील ने क्या किया, अपने जितने खेतों में वो चावल उगाता था उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दिए, और जहाँ पर चावल नहीं उगता था वहाँ भी चावल उगाती है। क्यों? तो ब्राज़ील ने देखा कि पूरे वर्ल्ड में चावल की इस साल डिमांड बहुत अच्छी है और प्राइस भी बहुत अच्छा मिलेगा, तो उसने जितना हो सका उतने हर खेत में चावल ही चावल उगाती है और कुछ उगाया ही नहीं, सिर्फ चावल उगाती है। अब इससे दिक्कत ये होगी कि जब ब्राज़ील के बाद बहुत ज़्यादा चावल इकट्ठा हो गया तो वो चावल बहुत सस्ते दामों में इंटरनेशनल मार्केट में बेचने वाला है। अब यदि कोई भी चीज़ जिसकी रियल प्राइस में सेम क्वालिटी में यदि प्राइस नीचे होता है, कीमत कम हो जाती है, तो इससे पूरे इंटरनेशनल मार्केट की खलबली मच जाती है, क्योंकि फिर इंडिया ताकेगा, बांग्लादेश ताकेगा, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जितने भी देश चावल को खाते हैं वो सब कहाँ से खरीदेंगे? ब्राज़ील से खरीदेंगे। अब कोई दूसरे देश की तरफ देखेगा भी नहीं, और यदि ऐसा हो गया तो इससे इंटरनेशनल मार्केट प्रोड्यूसर डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या करें? तो WTO ने निर्धारित किया कि हम क्या करेंगे, जितने भी फार्मिंग के प्रोडक्ट हैं उस पर एक लिमिट बनाएंगे कि भाई ब्राज़ील तुम बना सकते हो, लेकिन तुम इतना ही चावल उगा सकते हो, तुम इतना ही गेहूँ उगा सकते हो। ये सब जो लिमिट सेट करना है, इससे क्या होता है कि कंट्री को उतना तो फ़ायदा होता ही जितना वो ले सकती है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं कर सकती, वो सिर्फ अपना फ़ायदा कर सकती है, अपना व्यापार बढ़ा सकती है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी इस बेसिस पे होती है। इसमें सीमा तो नहीं है, लेकिन एक दूसरी तरह की सीमा यहाँ पर लगती है, रिस्ट्रिक्शन लगता है। बात करते हैं रिपोर्ट्स की, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह की रिपोर्ट जारी करता है। पहली रिपोर्ट होती है वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, जिसमें क्या करता है, जितने भी कंट्रीज़ हैं वो व्यापार में कितना आगे कितना पीछे हैं, कितना इंपोर्ट कर रही है, कितना एक्सपोर्ट कर रही है, कितना आयात निर्यात कर रही है, इस बात का रेशियो दिया जाता है। 2019-20 की बात करें तो पूरा वर्ल्ड का ट्रेड 5.3% गिरा, क्योंकि कोविड आ चुका था, और 2020 से 21 में काफ़ी कंट्रीज ऐसे थे जो बहुत जल्दी कोविड से रिकवर हो गए थे, और जब कोविड से रिकवरी हुई तो ट्रेड तो बहुत अच्छा होना ही था। तो जहाँ तक गिरावट हुई थी 20 तक, वहाँ से फिर 8% की बढ़ोतरी हुई है, 8% इंक्रीमेंट किया है ट्रेड के अंदर, व्यापार के अंदर। दूसरी है वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिक रिपोर्ट, जो एक स्टैटिक ग्राफ प्रोड्यूस करती है कंट्रीज़ की, जिससे ये पता चलता है कि पूरा इंटरनेशनल मार्केट में जो व्यापार है वो कितना बढ़ा। अब बात करते हैं WTO के हिस्ट्री की। देखिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हिस्ट्री को समझना, और ये क्या है, ज़्यादातर टीचर सही से समझाते नहीं हैं। WTO की हिस्ट्री बहुत सिंपल और स्वीट है, लेकिन उसको सही से समझोगे तो समझ में आएगी, इतना कोई टफ नहीं है। देखो सीधी सी बात है, वर्ल्ड वार सेकेंड चला, 1945 में वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म हुआ, 1939 से स्टार्ट हुआ, 1939 से 1945 में वर्ल्ड वार चला। अब वर्ल्ड वार में क्या हुआ कि सबसे पता था कि पूरे देश में तहस नहस मच गई थी। जापान का हिरोशिमा नागासाकी गया काम से, पूरे यूरोप में बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट, सब कुछ ख़त्म। अब जब घरों के टूटने के लाले पड़ गए तो व्यापार और इकोनॉमी तो डाउन होनी थी, तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी एकदम से डाउन हो गई। अब 2 दिक्कतें थी, पहला कि जितनी तोड़फोड़ मची है, पहले तो उसका वो रिकवर करना, रिकन्स्ट्रक्शन करना, वापस से सब कुछ बनाना। दूसरा
जो कमी आई है पैसों में, जो इतनी भयंकर गिरावट आई है पैसों के अंदर, इकोनॉमी में डाउन आई है, उसको संभालना, ये दो दिक्कतें थी। तो 1944 में समझदार लोगों ने ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की, जो यूएसए न्यू हैम्पशायर में हुई, और समझदार लोगों ने क्या किया, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जन्म दे दिया। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों मनी लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो दूसरों को पैसे देती है, एक तरह से बैंक की तरह लोन देती है, लेकिन देशों को देती है। आईएमएफ गरीब देशों को देती है और वर्ल्ड बैंक अमीर देशों को देती है, सीधे सीधे शब्दों में समझे। तो 1944 में ये आ गया कि भैया हम लोन देंगे, पैसा देंगे। अब ये पैसा क्यों दे रहे थे, ताकि आप घरों के रिकन्स्ट्रक्शन कर सको। जो तोड़फोड़ मची है, चाहे ब्रिज टूटा हो, घर टूटे हों, या रेलवे टूटा हो, या कुछ भी नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई के लिए लोन दिया गया। वर्ल्ड बैंक ने पहला लोन फ्रांस को दिया था। अब लोन देकर हम चीज़ों को सुधार सकते हैं, लेकिन जो इकोनॉमी डाउन हो गई है, जब पैसे की जो भयंकर कमी आई है, तो उसको कैसे बदलें। देखिए उस टाइम पे क्या गया था, इस बात को समझिए कि आप इस चीज़ को बहुत सिंपल समझाना चाहते हैं तो ये समझिए कि मान लो दो घरों में लड़ाई हुई, और लड़ाई में उन्होंने जितने बर्तन भांडे थे सब तोड़ दिए, दीवारें तोड़ दी, खिड़कियाँ तोड़ दी, सब तोड़ दिए। तो एक तो दिक्कत ये है कि सबसे पहले जो टूटा है उसको संभालो, उसको रिकन्स्ट्रक्शन करो, उसको वापस से बनाओ, जो टूट फूट हो गई उसको खरीदो। और दूसरी दिक्कत कि लड़ाई दंगों में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई में जो पैसे लग गए वो कम पड़ गए जो अलग। तो पैसे भी चाहिए और जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी करनी है। अभी दो चीज़ें करना, उसी तरह पूरे वर्ल्ड के साथ भी यही सिचुएशन थी। जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई करो, और पैसा भी जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है उसको वापस से कमाना है। तो आप क्या करते हो, घरों में क्या होता है कि जो बची हुई चीज़ें हैं, महंगी महंगी चीज़ें, उसको सस्ते दाम में लोग बेचना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सस्ते दाम में जब बेचेंगे तो हर कोई खरीदेगा, और जो चीज़ बिकेगी वो पैसा देगी। क्योंकि जो ज़रूरी नहीं है भाई, लग्जरी की चीज़ें तभी काम आती है जब आपकी लाइफ बहुत मस्त चल रही हो। यदि आप फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाते हो, यदि आपके घर में पैसे की तंगी आती है, उन चीज़ों को बेच दिया जाता है जो काम की नहीं है, और उस चीज़ की मार्केट में अच्छी कीमत लग सकती है ताकि पैसा कमा सको आप। वैसा ही वर्ल्ड के हर देश ने किया, और उसकी शुरुआत यूएसए ने कर डाली। यूएसए ने क्या किया, कुछ पॉलिसी ऐसी ले आया यूएसए, जिससे क्या था कि उसके कुछ प्रोडक्ट्स थे जिसकी मार्केट में बहुत भारी कीमत थी पहले, उसमें कटौती कर दी। अब उससे लगा कि पूरा वर्ल्ड इसको खरीदेगा। अब इसी बात को कॉपी करते करते यूरोप ने भी यही काम कर दिया, और इससे क्या हुआ कि प्राइस तो घरों में आया, लेकिन इससे इकोनॉमी भयंकर डाउन हो गई, क्योंकि मार्केट की कीमत ही गिर गई थी। अब यूएसए ने 1945 में डिसाइड किया कि जितने भी देश उसके साथ उसकी तरफ से लड़ रहे थे, जापान, जर्मनी और इटली को छोड़कर, उन देशों के साथ मिल करके यूएसए ने एग्रीमेंट किया कि यार हमें ऐसा करते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे क्या है, जो सीमा शुल्क लगता है, प्रशुल्क जिसे बोलते हैं, टैरिफ जिसे बोलते हैं, जब एक देश से दूसरे देश में सामान उतारा जाता है तो टैक्स लगता है, उसे टैरिफ बोलते हैं, उसको हम कम करते हैं। एक तो दूसरा, हम क्या करेंगे कि जैसे मैं तुम्हें फ़ायदा पहुंचा रहा हूँ तो तुम भी मुझे फ़ायदा पहुंचाओ, रेसिप्रोकल वाला काम करते हैं। ये बात यूएसए में 1945 में हुई, यूएसए की कॉन्फ्रेंस से ये बात जारी करी। अब क्या हुआ, 1947 में एक हवाना चार्टर आया। हवाना चार्टर क्या था, एक इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेट करता हुआ ये रूल्स था, जिसे 56 देशों ने साइन किया। 24 मार्च 1948 को इसे प्रपोज किया था जॉन मेनार्ड कीनीज ने। अब जॉन मेनार्ड कीनीज वो भाई साहब हैं जिन्होंने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की आधारशिला रखी। ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं यूएसए के। इन्होंने हवाना चार्टर को जारी किया, किसके लिए, कि एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया जाए। अब आईटीओ की जरूरत क्यों पड़ी, उस चीज़ को समझिए। देखिए सीधी सी बात है, कोई ऐसी संस्था जरूर होनी चाहिए जो पूरे विश्व के व्यापार को निर्धारित करती हो। क्यों? क्योंकि हर कोई अपनी मनमानी करेगा और अपने हिसाब से सामान बेचेगा, खरीदेगा, तो कभी कोई देश बहुत अमीर, कोई देश बहुत गरीब, कहीं कहीं तो बिल्कुल ही साफ हो जाएंगे। तो इस तरह की दिक्कतें हो जाएगी। इसलिए WTO को तो बाद में लाया जाएगा, पहले इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। उस वक्त ये महसूस हुआ, और ये बात किसने रखी, जॉन मेनार्ड कीनी ने रखी हवाना चार्टर के तहत, और इसमें 56 कंट्रीज ने साइन भी कर दिए। बट यूएसए भाई साहब नहीं माने। यूएसए को लगा कि यार ये जो चीज़ कर रहे हैं ना, कि मेरे लिए फ़ायदा नहीं देगी, क्योंकि जॉन मेनार्ड कीनीज ने जो हवाना चार्टर लिया उसकी जो पॉलिसीज़ थी उससे यूएसए को फ़ायदा नहीं मिल रहा था, यूएसए इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। अब यूएसए अपने आप में एक तो बहुत मजबूत देश था उस वक्त, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन थे। दूसरा, इकोनॉमी में भी यूएसए काफ़ी साउंड था, बहुत अच्छा था, और वो कैपिटलिज्म की नीति को हमेशा से लेके आ रहा था। और यूएसए का नहीं मानने का मतलब है पूरे वर्ल्ड की चीज़ें ख़राब होना। यूएसए उसमें सबसे बड़े बाप का बेटा था, सीधे समझे तो यूएसए ने मना कर दिया, तो बाकी देशों ने इंटरेस्ट नहीं किया। बोले यूएसए नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे आगे, भाई जो बड़े भाई साहब हैं वही नहीं आ रहे तो हम क्यों आए। तो आईटीओ का मामला रिजेक्ट हो गया। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ संस्था है जो आगे बढ़ रही थी, वो थी गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स।
अब बेसिकली ये एक एग्रीमेंट था, कोई संस्था तो नहीं थी, बट इसको एक संस्था के तौर पे देख सकते हैं हम, बट ये कोई संस्था थी नहीं, ये एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट का सीधा सीधा मतलब होता है कि 4-5-10 देशों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, और एग्रीमेंट में क्या साइन किया कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, और यदि तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें ये नुकसान होगा या ये सज़ा मिलेगी या इस तरह से चीज़ होगी। 5 लोग मिलकर कोई डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस तरह से प्रोसेस में काम करेंगे, उसे एग्रीमेंट कहते हैं। 2 देशों के बीच में हो सकता है, 3 देशों के बीच में हो सकता है। उसी तरह 23 देशों ने 1947 में जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स डिसाइड किया कि हम ट्रेड कैसे करेंगे और टैरिफ कितना लगाएंगे, इस बात पे एक एग्रीमेंट निर्धारित कर दिया गया। अब बात यह थी कि गेट जो था उसकी दौरे होते थे। भाई जब एग्रीमेंट डिसाइड किया है तो हर बार कंट्रीज आपस में मिलते थे, बातचीत करते थे, और दौरा होता था, 2-3 साल में होता रहता था। अब उन दौरों में वो क्या करते थे, आगे की पॉलिसी का निर्धारित करते थे और आगे क्या करना है वो डिसाइड करते थे। बट गेट में क्या कुछ दिक्कतें थी। पहली दिक्कत तो ये थी कि गेट में ना ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये एग्रीमेंट था। तो जब भी कंट्री आपस में मिलते थे तभी इस चीज़ से रिलेट करते हुए काम करते थे। अब जब नहीं मिलते थे उस बीच में कहीं कोई काम नहीं होता था, पहला नुकसान ये था। दूसरा, यहाँ पर क्या था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेट करते हुए प्रोडक्ट थे और टेक्सटाइल से प्रोडक्ट थे, उस चीज़ पे टैरिफ या किसी तरह के ट्रेड से रिलेट करता हुआ मामला यहाँ पर लिया नहीं गया। अब आप सोचिए, आज की पूरी कंट्री 99% एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। कोई भी कंट्री है भैया, खाएगा तो है ना, आदमी खाएगा तो सही ना, चाहे ब्रेड खाए, चाहे रोटी खाए, चाहे चावल खाए। एग्रीकल्चर के बिना कुछ नहीं हो सकता। कॉफ़ी से काम नहीं चलेगा, एग्रीकल्चर तो चाहिए ही चाहिए। तो एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गेट ने कभी शामिल नहीं किया, किसी भी तरह के एग्रीमेंट में इसको शामिल नहीं किया गया था। और ये एक और चीज़ थी कि यहाँ एक पॉलिसी थी कि हर कंट्री अपने हिसाब से ट्रेड पॉलिसी बनाएगी, और गेट उस बात को ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि तुम इसको ऐसे करो ऐसे करो। हर कंट्री अपनी सहूलियत के हिसाब से पॉलिसी बना सकती है। हाँ, गेट ने क्या किया, लिस्ट जारी कर दी कि हम इसको ऐसे करेंगे, ट्रेड पॉलिसी इस तरह की होनी चाहिए, गाइडलाइन बना दी। बट एक और चीज़ बताई कि कंट्री अपने हिसाब से जितनी गाइडलाइन उससे फॉलो होती है उतनी करे, और जो नहीं होती उसे ना करे। बट इससे क्या है, दिक्कतें बहुत हुई, क्योंकि यार जो चीज़ खुद ही फ्लेक्सिबल है बहुत ज़्यादा, उसकी कोई सुनेगा ही क्यों। तो ये दिक्कत कर रहा था गेट के साथ। तो गेट ने क्या किया, 8वां जब दौरा हुआ उसमें गेट ने ये निर्धारित किया कि भैया काम नहीं बनेगा, हमें कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, एक ऐसी संस्था बनानी पड़ेगी जो इस पर दिन रात काम करे, हमेशा काम करती रहे, उस चीज़ को बहुत सही से हैंडल करे, तभी पूरे वर्ल्ड का व्यापार कंट्रोल में होगा, इंटरनेशनल ट्रेड तभी सही तरह से चलेगा। और ये बात हुई सितंबर 1986 में। फिर क्या हुआ, उरुग्वे राउंड हो गया। उरुग्वे में ये बात निर्धारित हो गई कि भैया कोई ऑर्गेनाइजेशन लाना पड़ेगा जो वर्ल्ड को ट्रेड को संभाले, अच्छे से कंट्रोल करे, पॉलिसी को कंट्रोल करे, डिस्प्यूट को कंट्रोल करे, डिस्प्यूट सुलझाए। और 15 अप्रैल 1994 को WTO के बारे में कंट्रीज़ ने साइन कर लिए 15 अप्रैल 1994 को साइन कर लिए। और यहाँ पर एक जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई WTO की, वो हुई मरकस में, मोरक्को के अंदर। मोरक्को में मरकस एक जगह है जिसका एग्रीमेंट का नाम रखा गया मरकस एग्रीमेंट। और यहाँ पर ही साइन कर लिया गया कि हाँ, अब हम पक्का हैं इस बात के लिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन लेके आएंगे जो पूरे कंट्रीज़ के ट्रेड को देखेगा, इंटरनेशनल ट्रेड को बनाए रखेगा। और फाइनली आपको पता है 1 जनवरी 1995 को WTO एस्टेब्लिश हो चुका था। थैंक यू एवरीवन। इस टॉपिक से रिलेट करते हुए और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स मीटिंग है, इससे रिलेट करते हुए हमने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं। उसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप अच्छे से समझिए, डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर लीजिए, जान लीजिए और इसको अप्रिशिएट कीजिए। और यदि आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हुए कोई भी टॉपिक यदि आपको देखना है, सुनना है, जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको एक्सप्लेन करवाना है या डिटेल में उसको सुनना है या जानना है। थैंक यू।